अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों रेवड़ी पॉलिटिक्स पूरे देश में एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो ये रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या है, ये फ्री बीज क्या है और ये मुफ्तखोरी की राजनीति, अगर इसको देसी और सरल भाषा में समझें तो ये कैसी राजनीति है और इससे होता क्या है, इससे फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और आजकल ये बात चर्चा में क्यों आई। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान रेवड़ी पॉलिटिक्स की चर्चा की, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा बन गया। आज की परिचर्चा मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स पे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में, और पिछला चुनाव भी अगर आप असेंबली इलेक्शन देखें तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ये पाएंगे और देश भर में भी ये पाएंगे कि मुफ्तखोरी की राजनीति को बहुत बढ़ावा मिला है और किसी एक दल ने नहीं, सभी दल उसके जनक हैं और सभी दल उसका फल भी खा रहे हैं। कुछ को पच रहा है, कुछ को नहीं पच रहा है। लेकिन मुफ्त की राजनीति, मुफ्त बांटने की राजनीति का चलन कोई नया नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा खुलकर अब होने लगा है, ये बात सही है। मुफ्त की राजनीति का चलन शुरू हुआ तमिलनाडु से। मुफ्तखोरी की राजनीति के जनक दरअसल दक्षिण भारतीय लोग हैं। वहाँ की राजनीति है। वहाँ जब से रंगीन टीवी, फ्रिज, राशन बंटना शुरू हुआ तो उत्तर भारत के नेताओं को भी लगा कि ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है कोई भी चुनाव को बहुत आसानी से जीतने के लिए, क्योंकि जो एक वोट की कीमत गरीब की होती है वही अरबपति की होती है, वही एक प्रभावशाली व्यक्ति की भी होती है, एक आम आदमी की वोट की कीमत। लिहाजा आम आदमी के वोटों पर अब सबकी नज़र गई। तो वोट कैसे देता है? कुछ फ्री बीज दीजिए, कुछ अच्छी लुभावनी स्कीम दीजिए, उसके खाते में पैसे दीजिए, उसको कुछ मुफ्त का सामान दीजिए, मुफ्त की बिजली दीजिए, मुफ्त का राशन दीजिए, जो जो मुफ्त दे सकते हो दीजिए और उसके वोट लीजिए। दुर्भाग्य की बात यह कि इस देश के नागरिक को एक वोटर समझ लिया गया है और रोज़ आपको याद दिलाया जाता है कि आप एक वोटर हैं और ये आप चीज़ मुफ्त मिली इसलिए आपने वोट दिया है। इस देश के लोगों को उनके नागरिक होने का बोध याद दिलाने के बजाय सभी राजनीतिक दल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इनको ये समझाया जाए कि तुम सिर्फ एक वोटर हो और तुम्हें वोट देना है क्योंकि हम तुम्हें ये दे रहे हैं। ये तो हुआ इसका सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। अब आइए इसके आर्थिक पहलू पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मॉडल को बाकी लोगों ने अपनाने की कोशिश की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज की झड़ी लगा दी। शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उनकी सबसे लोक लुभावन योजना फ्री बिजली की है। उसने धूम मचा दी, क्रांति कर दी। दिल्ली जैसे एक बहुत छोटे से राज्य की पार्टी आज 2 राज्यों में सरकार में है, दिल्ली और पंजाब। बीजेपी को लगता है कि उनकी इस स्कीम से आम आदमी पार्टी के उसको काफ़ी आकर्षण मिल रहा है, लिहाजा बीजेपी भी जहां चुनाव में जाती है वहां वो भी मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा देती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने मुफ्तखोरी की योजनाओं को खूब बीजेपी ने बढ़ावा दिया, लेकिन अब मामला फंस गया है, क्योंकि जब एक ही राह पर दोनों मुसाफिर चल रहे हों और एक तेजी से सरपट दौड़ने की कोशिश कर रहा है तो जो आगे चल रहा है उसको चिंता होना स्वाभाविक है। तो ये बीजेपी की चिंता है, लिहाजा इस बहाने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश भी हुई। दूसरे दल भी ऐसा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ा था, खूब मुफ्त की योजनाओं के बारे में खूब प्रचार प्रसार किया था, बड़ी लोक लुभावन योजनाएं प्रस्तुत की थी। फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप, फ्री एजुकेशन, फ्री सिंचाई, बहुत चीज़ें वायदे किए थे। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर वक्त में यही करती है। लेकिन अब रेवड़ी पॉलिटिक्स बड़ी चर्चा में है और ये बहुत अंदर तक वार कर रही है। बहुत बार तो पूरा गेम पलट देती है, या तो चुनाव हरा देती है या जिता देती है। लिहाजा अब राजनीतिक दलों को चिंता होने लगी है कि ये मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स दरअसल अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कहिए दे रही है। अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो फल फूल रही है, लेकिन बाकी राज्य जो फ्री बीज बांट रहे हैं वो बड़े परेशान हैं कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। केंद्र सरकार भी परेशान है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जनता में नाराजगी न फैल जाए तो फ्री बीज वाले को कैसे किनारे किया जाए। तो अब एक नई पॉलिटिक्स आ गई है, इसको कहते हैं रेवड़ी पॉलिटिक्स। आप कुछ बयान सुने, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनीष हिंदवी जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमिताभ भूषण जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त की रेवड़ी कल्चर का मुद्दा उठाया, ये मुफ्त की रेवड़ी से आपकी पार्टी का तात्पर्य क्या है? देखिए ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त की रेवड़ी की बात करी, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग जबरन चिल्लाने लगे। मुफ्त की रेवड़ी क्या है? बिना मेहनत किए सब कुछ पा जाना। वो क्या है? परिवारवाद। एक परिवार के मुखिया हैं आप, तो अपने बेटे को आप राजपाट कुछ भी सौंप दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। यह मुफ्तवाद है, रेवड़ी है, जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता का जो आपके यहाँ पार्टी में नीचे से काम करता हुआ आ रहा है, उसका हाथ मारा जाता है। आप चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, सबको आप सब दिमाग दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। जब देने की बारी आती है, डिलीवरी की बात आती है, तो खाली आप एक जाति विशेष को पकड़ करके आप उसके लिए कहेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं। यानी कि आप अपनी रेवड़ियां अपने ही को देते हैं। एक कहावत है, शब्द वो ऐसा है, असंधि है, मैं कहूँगा नहीं कि वो रेवड़ी बांटे और अपने अपने को दे। आप अंदर इसको आप समझ ही सकते हैं। दूसरा तीसरा पाता कौन है? परिक्रमा करने वाला। एक नेता की परिक्रमा करते रहिए, जीवन में कभी कुछ मत करिए और सब कुछ ले जाइए। आपको हाँ सारे पद मिल जाएंगे, सारे अधिकार मिल जाएंगे, पार्टी भी मिल जाएगी और आप मंत्री को नेता बन जाएंगे। तो इस तरह की जो परिवारवाद वाली पार्टियां, जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटी ये है, जो जातिवाद फैलाने वाली पार्टियां, जो अपने जातियों तो ये मतलब नहीं था प्रधानमंत्री जी का कि मुफ्त बांटने की जो योजनाएं हैं वो उनका मसला नहीं था? आप जो कह रहे हैं ये वाली बात कहना चाहते थे वो? देखिए ये बात भी है और जो बात आप समझ रहे हैं वो बात भी है। तो आपने देखा होगा मुफ्त रेवड़ी बांटने के चक्कर में श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। आज श्रीलंका बैंकरप्ट है, यही हाल पाकिस्तान का भी होने जा रहा है। वो भी श्रीलंका के राह में काफी आगे बढ़ गया है। तो अगर आप मुफ्त में सब चीज बांटते रहेंगे, हर चीज आप देते ही रहेंगे, तो आप कैसे अपने देश को चलाएंगे, कैसे अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, कैसे अपने फॉरेन रिजर्व को बचाएंगे, कैसे आप अपनी ऊर्जा के संसाधनों को पूरा करेंगे? ये बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन राज्यों को आप देख लीजिए, पंजाब का उदाहरण दूंगा आपकी बात के ऊपर कि पंजाब ने वहां पर वादा कर दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने कि हम फ्री में बिजली देंगे। उसके बाद तो आप दे दीजिए, आपके राज्य संसाधन कहते हैं तो दे दीजिए। आप 50,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांग रहे हैं, उस अपनी जो है आपने जो रेवड़ी बांटी जिसको आप कह सकते हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार के ऊपर क्यों फंड आप फोड़ रहे हैं? केंद्र सरकार तो आपका राज्य का जो आपका अधिकार है, जो आपका अंश है, वो तो देगा ही देगा। आप 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? भाई आपने वादा किया है, आपके संसाधन आपके प्रदेश के अगर आपको देते हैं उसकी अनुमति तो जरूर दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकारें नहीं दे रही है? हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय और परिवर्तन की यात्रा चलती रहे और सुचिता सुशासन और अंतिम सोच पर खड़े व्यक्ति की जेब में पैसा और उसके घर में जो धन्यवाद आलोक जी, शुक्रिया आपका। पहुंचना चाहिए। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, मुफ्त की राजखोरी की राजनीति जिसे रेवड़ी पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी इसके बारे में क्या तात्पर्य रखती है? और जो आलोक जी अभी बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, आप क्या सहमत हैं उससे?
नहीं ब्रजेश जी, मैं पहले तो आलोक जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जो बात प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाए कि क्या बोलना चाहिए, वो आपकी डिबेट में वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का हमेशा से एक नारा रहा है, मानना रहा है कि दवा पढ़ाई, कपड़ा रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और इस पर समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो इसी उत्तर प्रदेश में पढ़ाई को लेकर के 18 लाख लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने दिए हैं। तो दवाई का पर्चा 1 रुपए में किया, जो आज फिर शायद 100 रुपए में हो गया है। तो दवाई और पढ़ाई पर तो समाजवादी पार्टी सहमत है कि लोगों की मदद होनी चाहिए। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी के पोस्टर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में खासतौर से, हालांकि पूरे देश में लगे, अगर फ्री में राशन दे दिया तो वेलकम मोदी जी, सिलेंडर दे दिया वेलकम मोदी जी, आपने किसानों की मदद कर दी वेलकम मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं की बस नहीं चली। नहीं तो मैं सच कह रहा हूं ब्रजेश जी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोहुल चौकसी, ये सब होल्डिंग लगा देते देश भर में कि वेलकम मोदी जी, कि आपका एहसान है, आपकी कृपा है कि आपके शासन में, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम लोगों को लोन मिल गया और भारत के आम आदमी का तो समाजवादी पार्टी का क्या मत है कि आप लोग मुफ्त की योजनाओं की इस राजनीति को स्वीकारते हैं? इसको बढ़ाया जाना चाहिए या इसको रोका जाना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि हम सब लोगों से ज्यादा आप अनुभवी हैं। जब भी किसी भी राज्य में मुफ्त की बात होगी तो देखना यह है कि मुफ्त किसको देने जा रहे हैं, और वो जो मुफ्त का जो भार पड़ेगा वो अर्थव्यवस्था उस राज्य की या उस देश की कैसे ठीक होगी, या जो हम दे रहे हैं उसकी लागत हम कहां से निकाल सकते हैं, किस पर डाल सकते हैं। क्योंकि सरकार है, सरकार कोई घर से नहीं लगाती जी। आम आदमी का पैसा आम आदमी पे खर्च होता है, इस जेब से निकाल के इस जेब में डालने की चीज होती है। हाँ, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं कि क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, कार्यकर्ता हूं, तो इसको मैं स्वीकार करता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त में देने की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं वोटरों को लालच देती है, जिस बात को आपने शुरुआती दौर में कहा है। क्योंकि हम भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुफ्त में कोई बात करते तो ये सोचते हैं कि हमको वोट मिल जाएगा, हम सरकार में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैभव माहेश्वरी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी। आपकी पार्टी के ऊपर ही सर्वाधिक आरोप हैं। आज जो मैं सोशल मीडिया और उसके बाद टेलीविज़न डिबेट्स, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया, आपके पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, तो इस मसले पर सर्वाधिक मुखर आम आदमी पार्टी है। तो आरोप आपकी पार्टी के ऊपर है कि ये मुफ्त रेवड़ी कल्चर को सबसे ज़्यादा अगर कोई नॉर्थ में प्रमोट कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, और ऐसा आप सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आलोक जी हैं, ये अपने प्रधानमंत्री की बात को समझ ही नहीं पाए, ये इसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। दूसरी चीज ये कि अपने पीएम की बात को झुठलाना नहीं चाहिए। पीएम साहब का जो कहने का मतलब था वो किसी एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ गया था कि उसका मीनिंग क्या है। दूसरी बात ये कि हम वोट पाने के लिए अगर ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जनता को हम फ्री की शिक्षा दे रहे हैं, फ्री का इलाज दे रहे हैं, उनको फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, उनको पानी फ्री दे रहे हैं, उनकी जांचें, दवाई, ऑपरेशन, दिल्ली में सब कुछ फ्री है, ये सब कुछ फ्री देकर अगर जनता से हम वोट ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी राजनीति है। हम जनता, हमारे जो लोग हैं, हम उनके बच्चों को फ्री पढ़ा के उनको काबिल इंसान बना रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ के बच्चे आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाएं पास कर रहे हैं, आईएएस में निकल रहे हैं। तो दिल्ली की सड़कों पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल के अंदर उसका पूरी तरह मुफ्त इलाज है, कोई पूछताछ नहीं होगी, फ्री, ये फ्री कल्चर है। अब दिक्कत क्या है ब्रजेश जी की मोदी जी ने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन जब 8 साल से यहाँ आए हैं, 8 साल से जब भी वो टीवी पर आते हैं और कुछ कहते हैं तो जनता का दिल दहल जाता है। आप समझ लीजिए कि आज आए हैं तो पता नहीं कौन सी ऐसी बारिश करेंगे और किस तरीके से जनता की जेब कटेगी, ये लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कुल मिला के आज तक देखिए क्या हो रहा है
हर बार कोई बजट आता है इनका तो, या बजट के बाद में भी चीजों के दाम बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट स्पीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है और युवाओं को सतर्क रहना चाहिए। मेरा ब्रजेश जी मानना यह है कि रेवड़ी कल्चर जनता के लिए नहीं होता। जनता रेवड़ी थोड़ी खाती है। जनता तो अगर रेवड़ी भी खरीदती है तो उसका टैक्स जो है वो नेताओं के पास जाता है। तो रेवड़ी तो नेता खा रहे हैं। रेवड़ी तो सरकार का छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता, प्रधानमंत्री जी का जो हवाई जहाज है वो रेवड़ी है। वो जनता के पैसे की, जो जनता ने अगर रेवड़ी खरीदी, माचिस खरीदी, बीड़ी का बंडल भी खरीदा, एक रोटी खरीदी, अब तो उन्होंने रोटी पे भी टैक्स लगा दिया है, तो उससे ये जहाज उड़ रहे हैं, उससे ये ऐशो आराम चल रहे हैं, उससे बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, इससे ही अडानी और अंबानी संपन्न हो रहे हैं। तो ये रेवड़ियां ये होती हैं, ये तो बहुत ही गलत कल्चर है। मुझे प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि इस देश की परेशान जनता को, गरीब जनता को, अशिक्षित लोगों के लिए शिक्षा और इलाज की और सुविधाओं की बात करने के बजाय जिन लोगों को मिल रहा है आप मिलने पर हमला कर रहे हैं, और खुद कुछ देते नहीं है तो देने का ना देने का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? इसको तो फौरन बदलना चाहिए। लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी भार आ रहा है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मत है। और अभी आलोक जी ने कहा कि श्रीलंका की हालत देखिए कैसी हो गई, पाकिस्तान किधर जा रहा है, ये फ्री बीज। मैं कहूंगा कि हमें श्रीलंका के बजाय गुजरात का एग्जाम्पल लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में रहे 15 साल में उन्होंने गुजरात को सिवाय कर्जे में डुबोने के और कुछ नहीं किया। उनका गुजरात का जो मॉडल था वो छूटा था। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश का जो खजाना है वो खाली हुआ है और देश के ऊपर कर्जे जो है वो बढ़ गए हैं। किसी भी नॉर्मल सी वेबसाइट पर कोई भी आदमी रिसर्च करके बता देगा। रिजर्व बैंक से कभी इतना पैसा नहीं निकाला गया, रेलवे कभी घाटे में नहीं गई, इतने उद्यम कभी तो आप बेचे ये नहीं गए, फ्री बीज इतनी कल्चर नौकरियां को कभी नहीं पॉलिटिक्स गई। में बढ़ाएंगे या फिर इसको अभी रोकने की कोई कोशिश होगी? ब्रिजेश जी, पहली बात तो ये फ्री कल्चर या फ्री वाला शब्द ही ठीक नहीं है। जनता हर चीज का पैसा देती है और ये उसका प्रीपेड सुविधाएं हैं। पैसा पहले ही आ चुका है, सरकार उनको सुविधा देने के लिए बाध्य है और हमें लगता है रेवड़ी का नाम बदलकर प्रीपेड कर दो, हम ये सुविधाओं को बढ़ाएंगे उनके पास। ऑलराइट, उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी शुक्रिया आपका। ये मुफ्त की रेवड़ी की पॉलिटिक्स बड़ी चर्चा में है, कांग्रेस भी खूब मुफ्तखोरी सिखाती है। आप देखिए प्रियंका जी जब चुनाव लड़ने आई थी उत्तर प्रदेश, क्या क्या नहीं उन्होंने फ्री बांटने की बात कही थी, और प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये बहुत ही घातक कल्चर है, नुकसान करेगा। ब्रजेश जी देखिए 3 शब्द हैं, एक जो है रेवड़ी है, एक जुमलेबाजी है, और एक जो है ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराना। कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति की है आज़ादी के बाद से ही, बल्कि ये कहें कि आज़ादी के 20-25 साल पहले से ही, उसमें जिसको जो ज़रूरत थी उसको उपलब्ध कराने का काम किया। इसी हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने जब इस देश में गेहूं नहीं होता था तो अमेरिका से गेहूं मंगाकर इस देश की जनता को बांटने का काम किया। अब आप उसको रेवड़ी नहीं कह सकते, वो भूखे भारत को अनाज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया थी, और बाद में हरित क्रांति के माध्यम से इस देश को धन धान्य से संपन्न बनाया गया। हमने इंदिरा आवास से लेकर, राशन से लेके, पेंशन से लेके, छात्रवृत्ति से लेके, जीवन के लिए उपयोगी दवाइयों तक हमने बांटा है। हमने डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल पहले होता था, सब में हमने सब्सिडी दी है, सबको हमने लोगों को बांटा है। हमने ये केजरीवाल जी हों उनको अवसर दिया, IIT खड़गपुर से वो रहे या IRS बने, या नरेंद्र मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, ये सब क्रेडिट आपको, मतलब अगर IIT में पढ़े हैं केजरीवाल तो क्रेडिट आपको दें? नहीं, हमने बनाया था ना। अभी माहेश्वरी जी कह रहे हैं, पांडे जी कमाल करते हो, नहीं, जब भी बोलते हो अद्भुत बोलते हो। 1 मिनट ब्रजेश जी, देखिए 2 बातें नहीं चलेंगी। अगर माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि हमने लोगों को पढ़ने का अवसर दिया, तो वो जो खड़गपुर वाली IIT थी वो तो हमने बनाया था। IRS भी आप ही ने केजरीवाल को, हाँ वो हमने भी, हमारे ही शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ठीक बात है, हमारे में बने ना। अब इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री अगर नरेंद्र, तो आप ये बताओ कि ये पॉलिटिक्स जो, मेरी बात आ जाए, प्रीपेड पॉलिटिक्स है, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये नुकसान कर रही है अर्थव्यवस्था को, ये मुद्दा है। नहीं, मुद्दा मैं समझ रहा हूँ, अर्थव्यवस्था तो फिर मुझे क्यों गुमराह कर रहे हो दर्शकों को? मैं ये बता रहा हूँ कि ये विद्यालय
और ये तमाम चीजें, ये कोई नई चीज नहीं है। हमने थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं ब्रजेश जी, मेरी नहीं, बात अब जब कहानी सुनाओगे तो कहाँ टाइम है, बताओ। नहीं, मैं देखिए महत्वपूर्ण नहीं बात नहीं नहीं बोल रहे थे, महत्वपूर्ण बात रह जाएगी। कहाँ बोल रहे थे? जो जुमलेबाजी, ये मैंने रेवड़ी की बात की, जुमलेबाजी की बात रह गई। 30 सेकंड कंप्लीट करो पांडे। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 6,15,000 करोड़ था, और जुमलेबाजी में जो बांटा गया अपने चंद उद्योगपति मित्रों को, उसकी रकम जो है 10,45,000 करोड़, यानी कि देश का जो बजट है उसका लगभग 1/3 बैठता है, और वो अपने चंद उद्योगपति मित्रों को मोदी जी ने बांट दिया। और जो राशन का जो थैला दिया उस पर तस्वीर छपाई, बहुत फल गया। नीरव मोदी, नो बीच में ना बोलिए, आलोक जी हो गया। नो आलोक जी, नो प्लीज, मेहुल शांत, ये दोनों की आवाज में जिनको 10,45,000 करोड़ पांडे जी, उत्तर ओके, थैंक यू। ये रोड़ी थी। अमिताभ भूषण जी के पास चलते सीधे, चंद उद्योग, ओके डाउन, सीधे अमिताभ भूषण जी के पास। अमिताभ भूषण जी, प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि मुफ्त की रेवड़ी के चलते एक गलत संस्कृति पड़ रही है और इसका देश के लिए बड़ा नुकसान हो रहा है? अमिताभ भूषण जी, गो अहेड। अमिताभ जी बोलेंगे, बोलिए अमिताभ जी। जी ब्रजेश जी ऐसा है कि देखिए, अभी हाल में हमने श्रीलंका की स्थिति देखी है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी दशा को लेकर समय समय पर विवरण अर्थशास्त्र के जानकारों ने रखा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि किसी भी स्टेट का 20% से ज्यादा जीडीपी का कर्ज नहीं होना चाहिए। देश के 18 राज्य हैं जिनके कर्ज में जीडीपी की तुलना में 31% से ज्यादा उनका कर्ज इस वक्त है, और उसमें एक बड़ा योगदान ये जो फ्री वेजेज स्कीम है, जिसको हम मुफ्त की योजना कहते हैं, और लोगों को मुफ्त की योजना का लोभ देकर के सत्ता पाने का जो एक हथकंडा होता है, तो उसका असर सीधे सीधे सरकार के कोष पर है। और ये राज्य से लेकर केंद्र तक भी आप ब्रजेश जी देखिए, अभी एक साथी बता रहे थे कि कांग्रेस ने गेहूं अन्न आयात किया और गरीब नारायण की सेवा की, वो अन्न उन तक पहुंचाया। इस वक्त भी उन गरीब नारायण तक प्रधानमंत्री का मुफ्त राशन पहुंच रहा है, और परिणाम क्या है ब्रजेश जी? आज ही दूध, पनीर, छाछ, आटा, चावल, गेहूं, जितने पैकेज आइटम है उस पर 5% जीएसटी सरकार को लगाना पड़ा है, क्योंकि सरकार के कोष पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो उन गरीबों को मरने को छोड़ दिया जाए। मामला है, बीच में बोलो, पहला राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। नहीं, आप बोलें, अमिताभ जी बोलें। ब्रजेश जी, गरीबों को गरीब बनाए रखना इस देश की सियासत का नंगा सच है, और हर सरकार यही करती है। बोलिए मोदी जी ने क्यों गरीब बनाए रखा? कोशिश मत करो, उसकी योजना क्यों नहीं है? हाँ आप बोले अमिताभ जी, कंटिन्यू करें। यहाँ बहुत साफ है कि पहले देश की बड़ी आबादी आपका क्या मत है कि ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स चले, मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति हो या बंद हो तो सबको ही बंद करे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुफ्त की राजनीति दरअसल इस देश की जनता को कंगाल बनाने की योजना है। उनको कभी भी सुखहाल ये योजना बनने ही नहीं देगी। तो ये कंगाल बनाने की योजना बंद होनी चाहिए, चाहे वो राज्यों की योजना हो या फिर केंद्र की योजना हो। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मनीष सिंधवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुफ्त की रेवड़ी होती क्या है? थोड़ा सा आप लोग अर्थशास्त्र समाजशास्त्र जानते हैं, थोड़ा बताओ हम लोग को कि मुफ्त की रेवड़ी का तात्पर्य क्या है। ब्रजेश जी, मैं थोड़ी सी अलग बात करना चाहूँगा। अरे प्लीज गो अहेड। आपको नहीं लगता कि सारा मसला कुछ उलझाने जैसा है? क्योंकि अगर आप जिस मुफ्त की योजनाओं की बात कर रहे हैं, आपने अपनी सब जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जी मैं वही कह रहा हूं, आपने अपनी शुरुआत हमारी अच्छी है, उनकी बुरी है। आपने शुरुआत ही यहीं से करी थी कि वो तो सब लागू करते हैं, कोई ऐसा नहीं है इस देश में जो वो इन्होंने कॉपी कहाँ किया है, सब तमिलनाडु से उठा के लाया है। सब वहीं से शुरुआत हो गई, रंगीन टीवी जी। तो ये कुछ उलझाने जैसा मसला है, क्योंकि बहुत सारे मसले समझने के लिए हैं। पहली बात, एक देश के रूप में हमें क्या अपने लोगों को देना है और क्या मुफ्त में नहीं देना है। स्वास्थ्य देना है फ्री में, शिक्षा देनी है फ्री में, उनको पब्लिक कन्वेंस देना है चलने के लिए सस्ते सब्सिडाइज दामों पर देना है उनको चलने के लिए। तो इस तरह से जो ये मसले हैं ये हमको हल करने हैं। क्या नहीं बांटना, इस पर तय करना है। सवाल दूसरा है कि जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है हम टैक्स लेती हैं
तो उस टैक्स के बदले जनता को तमाम रियायतें देती हैं। हमारे देश में इतना सारा टैक्स देने के बावजूद वो पैसा कहां चला जा रहा है? हम हर चीज पे तो टैक्स दे रहे हैं, बढ़ा के दे रहे हैं। मैक्सिमम जीएसटी भारत में, मैक्सिमम चीजों पर जीएसटी भारत में, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर मैक्सिमम टैक्स भारत में, सांस लेने पर टैक्स भारत में। रिजर्व बैंक का रिजर्व सैलरी आती है 30% टैक्स कटता है, नहीं रिजर्व उसके बाद जाते हैं मार्केट 18% जीएसटी भरते हैं। रिजर्व बैंक का कोष ले लिया भारत में, मुझे लगता है मोर देन 50% तो टैक्स में जाता है भाई हम लोग का। तो सवाल उस बात मेरा तो जाता हो सकता है, आप लोग का नहीं जाता हो। टैक्स का पैसा कहां जाता है? अर्थव्यवस्था गर्त में क्यों जा रही है? ऐसी कौन सी नीतियां हैं जहां पर हमारा पैसा डूब रहा है? सवाल तो यह है। ये रेवड़ी के क्या आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? क्यों लैपटॉप और मोबाइल तो आप भी बांट रहे हैं, ना चले नहीं लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप अभी मोबाइल बंटने लगा, जैसे हम भाजपा की जो सत्ता में उसकी बात करते हैं, बांटा तो सबने, अभी मोबाइल बांटा आपने, शहरों में मोबाइल बांटा आपने, मेरे कॉलेज में भी बटा। 50% से लोग बच्चे ऐसे बच्चे थे जिनके घर वाले अफोर्ड कर सकते थे उस मोबाइल को, उनको क्यों फ्री दिया गया? क्यों फ्री दिया आपने मोबाइल भाई? आपने अपने लोगों को तैयार किया, वो आपको वोट देंगे। एक घर में मोबाइल गया, 5 आदमी उस घर में है, 5 वोट तैयार कर लिए। क्यों दिया आपने उनको भाई? जिसके फादर की तनख्वाह 50,000, 70,000, 80,000 रुपए महीने है, जो उससे ऊपर रुपया महीना कमा रहा है, जिसकी अच्छी खासी चलती हुई दुकान है, उस बच्चे को भी लाइन लगा के आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी कैटेगरी निर्धारित होनी चाहिए कि फ्रीबीज क्या है? यस, आपको कैटेगरी निर्धारित करनी और आपको यह भी निर्धारित करना पड़ेगा कि हमको देना क्या है। तो जो जीवन मूल जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो हर आदमी का हक है, जैसे खाना हक है, लेकिन एक अमिताभ भूषण जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि भारत में एक राजनीति गरीब को गरीब बनाए रखने की है। हमें इससे भी बाहर आना पड़ेगा, हमें रोजगार के अवसर क्रिएट करने हैं, हमें काम क्रिएट करना है। हम उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि हम गरीब को गरीब बनाए रखे हुए हैं और उससे वोट ले लेते हैं, उससे वोट ले लेते हैं। करेक्ट। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, बड़ी चर्चा है कल से ये फ्री वाली पॉलिटिक्स की। ब्रजेश जी, इस देश में और इस दुनिया में कोई चीज़ अगर आपको मुफ्त मिलती है तो ये समझ लीजिए कि उसकी एक बड़ी कीमत हमको चुकानी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। इस देश में, इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो गरीब है उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मनीष जी ने अभी ये बात कही, सही भी है। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब उस समय देश की आबादी 33 करोड़ थी, आज 150 करोड़ के आसपास हैं। तो सरकार कितने कारखाने लगवा दे, कितनी नौकरियां दे दे कि बच्चा कोई पैदाइश पे रोग लग जाए और इस देश में लोगों के सामने खाने पीने का और मुफ्त का संकट खत्म हो जाए। हमारी जनसंख्या ने हमारे हर संसाधन को लीन लिया है। रहने के लिए जगह नहीं बची है, खुली हवा में सांस लेने के लिए बचा नहीं है। ये हमको और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सोचना होगा कि एक टेम्पू में 27 आदमी बैठ के सफ़र कर रहे थे, आपने देखा होगा फतेहपुर में। अरे बड़ा वायरल था। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि हमें रेवड़ियों की ज़रूरत है। बस बात इतनी है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ये सवाल है कि खाली क्या अंधा रेवड़ी बांटता है कि आँख वाले भी बांटते हैं? आँख वाले भी खूब रेवड़ी बांटते हैं, नाम खाली अंधों का बदनाम है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेवड़ियाँ बड़ी मेहनत से आती हैं, संसाधन से बनती हैं। ऐसे नहीं है कि पेड़ पे लगी है। क्रांति कर देनी चाहिए, मतलब ये गलत है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हाँ बदनाम किया, तो मुहावरा बनाना अपने यहाँ क्या, इसी कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, बीन बीन के दे। लेकिन रेवड़ी कोई पेड़ पे नहीं फड़ी है जाए जिसको तोड़ के दे दो। रेवड़ी इस देश के संसाधनों से आती है, मेहनत से आती है और वो पात्र लोगों को मिलनी चाहिए। देश जब आज़ाद हुआ था तब एक बात थी, लेकिन आज रेवड़ी एक एक्सचेंज का सौदा बन गई है कि आज हम आपको दे रहे हैं, कल जब आप ताकत में होइएगा तो हमें दे दीजिएगा और अपना वोट दे दो। हाँ, ये फायदा लो और अपना वोट दो बस। तो समय आने पर उसका मुआवजा लिया जाए। तो आज वो वोट लेने का बहुत बड़ा साधन बन गई। भारत जैसे गरीब देश में जहां लोगों का जीवन कठिन है, उद्योग कम है,
हमारे पास कोई हीरा जवाहरात सोने खदाने पर नहीं एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कोई और तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन रिंग में कूद के आम आदमी पार्टी आ गई झगड़ा करने कि देखो हमको कहा गया जी, हमको कहा गया इस जी। देश में सियासत दो ध्रुव की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस नीचे जा रही है और उसका स्थान केजरीवाल ले रहे हैं। केजरीवाल लपक रहे हैं मुद्दों को, तो बीजेपी के सामने वो एक बड़ी लड़ाई में है। देश के 2 राज्यों में वो सरकार में आ चुके हैं। तो कांग्रेस, अगर केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल के बहाने अगर इस बात को लिया सामने, भाई मुफ्त बिजली दिल्ली में देकर वो 3 बार से सत्ता में है, अब वो पंजाब पहुंच गए, वहां पर अब उनके पास पुलिस भी आ गई, जिसका सबसे ज़्यादा उनको परेशानी थी। दिल्ली की 3 सरकार में वो नहीं मिल पाई। तो केजरीवाल रेवड़ी के लिए आज मशहूर हुए, पहले तो वो मफलर के लिए मशहूर थे, अब वो रेवड़ी पे भी टक्कर दे रहे हैं। और ब्रजेश जी, ये रेवड़ी तो लखनऊ की प्रसिद्ध मिठाई है, ये दिल्ली वाले क्या जाने रेवड़ी का मजा। अरे चारबाग पे बहुत मिलती है। हाँ, तो ये तो रेवड़ी का मजा तो अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल परिभाषित करते हैं। जब यह ऐलान करते हैं कि लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, तब वो रेवड़ी नहीं होती है, तब वो क्या होता है? कोई उससे बढ़कर पहुंच जाता है देने। प्रकृति ने हमको जो रेवड़ियाँ बांटी हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। हमें मुफ्त हवा, पानी, सूरज, रोशनी, तमाम चीज़ें, लेकिन उसकी रेवड़ी पर भी लोगों का कब्जा है। लोगों के तमाम सारे संसाधनों पर कब्जा है। अस्पताल में एक मरीज बिस्तर पर रहता है, एक केला बांटे के लिए 20 लोग हाथ लगाओ थे फोटो खिंचाने में। वो रेवड़ी के नाम पर अखबार में छपकर, मीडिया में आकर, वो भी एक रेवड़ी है, उसका पूरा वो। देखिए, हमारे अंदर भी मुफ्त खोरी की एक आदत है हमारे यहाँ। अरे यहाँ फ्री में जहर बांटो ना तो भी लेने के लिए लाइन लग जाएगी कि पता नहीं किसी को देने का काम आ जाएगा, कभी ले लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर खाने पे आप बुला लीजिए, बस लगा लीजिए, रैली चाहे जितनी दूर कर लीजिए, आदमी चला जाएगा, खाली बैठा है। लेकिन मुफ्त खोरी में ब्रजेश जी, नेता और अफसर और जनता आज भी तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा ये सारे संसाधन भी लूटते हैं, सब मज़ा भी लेते हैं और बदनाम जनता को करते हैं। जिस देश में गरीबी रही हो, गरीबी हटाने का नारा रहा हो, जिस देश में लोगों का जीवन खाली खेती किसानी और प्रकृति पे रहा हो, वहाँ सरकारें शुरू से सब्सिडी देती रही हैं, उसका नाम सब्सिडी रखा गया। अब आज उसको रेवड़ी कह सकते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी दे रहा है वो एक दूसरे को खाली चिढ़ाने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, हमारा माल सही है, तुम बांटो गलत। बात इतनी सी है। बहरहाल सियासत के अपने अपने पैमाने हैं रेवड़ी बांटने के, और रेवड़ी बांटने के विरोध करने के और मजाक उड़ाने के। सुनिएगा कि अपने अपने हिस्से काट लीजिए और अपनों को पहले जरा छांट लीजिए। और हाथ में आया है सरकारी खजाना, दोस्तों आराम से इसे बांट लीजिए। और प्याले भ्रष्टाचार के मीठे हैं बहुत, पीजिए साथ और सारी दूरियां पाट लीजिए। अब अवसर ये बचा है कि यारों देश को काट सको जितना, उतना काट लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये कि अचानक से रेवड़ी कल्चर को लेकर छिड़ी पॉलिटिकल बहस के पीछे के क्या मायने हैं। तो मनोज कुमार लिखते हैं कि जो लोग सरकारी मदद के पात्र हैं उनको मदद ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन रेवड़ी बांटने की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अवध किशोर लिखते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो वोट पाने के लिए जनता को गुमराह करते हैं और जनता को ऐसे नेताओं को पहचानने की आवश्यकता है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि देश के लोगों, खास तौर पर युवाओं को, कि इस संस्कृति के खिलाफ वो सतर्क रहें? प्राइम मिनिस्टर को ऐसा स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा, जबकि बीजेपी खुद फ्री बीज कल्चर को कई राज्यों में बड़ा प्रमोट कर रही है जहां आप चुनाव लड़ने जाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है
और मुझे थोड़ा सा समय देने के लिए। हाँ बिल्कुल, प्लीज बोलिए। काफ़ी दो बातें तरह की आ गई हैं यहाँ पे। तो देखिए, डेमोक्रेसी में हमें जब राज्य मिलता है तो हमें जनता की सेवा करने का अधिकार मिलता है, जनता बड़ा भरोसा करती है। और जहाँ समाज में विसंगतियाँ हैं, जहाँ पे गरीबी और अमीरी के बीच में बड़ी खाई है, वहाँ पे गरीबों को उनका हक देने के लिए सरकारों को काम करना पड़ता है। वो हम अपना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा मकानों का मालिक बनाया जा रहा है, लोगों को मुफ्त में राशन जा रहा है, किसानों को सहायता जा रही है, और मुफ्त बच्चों के लिए इलाज की व्यवस्था हो रही, मुफ्त शौचालय दिया गया है, और इलाज के लिए फ्री में बीमा कराया गया है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये हर राज्य को दी जा रही है केंद्र के द्वारा। ऐसा नहीं कि खाली यह बीजेपी शासित राज्य को मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है, क्योंकि ये उनका अधिकार है, मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर आप राज्यों में चले जाते हैं, वहां पर आप क्या देखते हैं, हम राजनीति के ऊपर जाते हैं। क्या आप राजनीतिक अधिकार करना बांटना सब सोनिया गांधी अगर किसी को कुछ देंगे तो सिर्फ राहुल गांधी जी को ही देंगे अपना अधिकार, मुलायम सिंह यादव जी किसी को देंगे तो सिर्फ 10,45,000 करोड़ जो दिया गया। पांडे जी मैं दूंगा टाइम, आप जवाब देंगे, प्रॉमिस। तो तेजस्वी जी को ही देंगे अपना अधिकार। और जो बातें यहाँ पे एक बात कही गई है कि अडानी और अंबानी, ये बहुत सारी बातें एक जुमला बना दिया है लोगों ने। क्या देश बिना उद्योगपतियों के चल सकता है? क्या देश में उद्योगपतियों का योगदान नहीं है, अंशदान नहीं है? क्या वो लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे रहे? राष्ट्रपति से दिलवाया। मैं आऊंगा, आपके पास समय दूंगा। रनिंग कमेंट्री से कोई अभी जब कांग्रेस की सरकार ब्रजेश जी, रनिंग कमेंट्री नहीं, अभी कांग्रेस की सरकार ने 2397 हेक्टेयर जमीन अडानी को क्यों दिया है? कांग्रेस और अडानी को तरफ गाली बक रही है और वहां पे पावर प्लांट लगाने के लिए फ्री में जमीन दे रही है और उनको जो है कह रही है आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए। यही केजरीवाल है। केजरीवाल ने शीला दीक्षित की सरकार में आरोप लगाया कि अंबानी जो है को बिजली का हम हटा देंगे, यहाँ पे चोरी हो रही है। उसी बाद उसी अंबानी के साथ हाथ मिला करके बिजली जो है दिल्ली में सप्लाई हो रही थी। तो ये किस तरह की दो भाषी तरह की बातें हैं कि जो आपको सूट करता है वो तो आप बोलेंगे नहीं और आप आरोप लगाएंगे उद्योगपतियों के ऊपर। क्यों लगाएंगे उद्योगपतियों के ऊपर? क्या देश बिना उद्योगपतियों को चल सकता है? क्या सरकार सारे संसाधन उपलब्ध कर सकती है? क्या सरकार कभी भी सारे संसाधन उपलब्ध कर सकती है? सरकार रेगुलेशन कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमको प्राइवेट पार्टी से ही चाहिए होता है। तो आपको भी तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि कौन सी चीजें हैं जो आप रेवड़ी बांटे और कौन सी चीजें नहीं। कैटेगरी तो आपको भी बनानी पड़ेगी ना। हाँ, निश्चित बात है, गरीबी से रेखा से नीचे उठाने वाले व्यक्तियों को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो फासला बढ़ता जाएगा तो वह एक असंगत रहेगा। ज्यादा गरीबी बढ़ेगी तो फिर उसका परिणाम दूसरा होता है। लोग दूसरे का उनकी सेवा करनी चाहिए और हम अंतिम समाज की सेवा जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, उसको मुख्यधारा के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे प्रति व्यक्ति आए पहले की सत्ता में अब बढ़ी है बात। जी जी, सुनील सिंह साजन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई एक सीमा और एक पात्रता तय होनी चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी सही चले, हम सभी सेक्टर में समान रूप से विकास कर पाएं और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर पाएं? एक सीमा, एक पात्रता तो निर्धारित होनी ही चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो पात्रता और सीमा दोनों निर्धारित करनी पड़ेगी सरकार को। आज प्रधानमंत्री जी ने बयान देकर के इस विषय को चर्चा का विषय तो बना दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी? क्या ये वही प्रधानमंत्री जी नहीं है जिन्होंने एक साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी? झूठ बोलते हैं, बयान दिखा दीजिए। इतने सपने दिखाए, लेकिन हम केवल एक बात कह सकते हैं। आलोक जी एक सेकंड, वन बाय वन आपको टाइम देंगे, आप इनको काउंटर कर लेना। आपको टाइम दूंगा, आप काउंटर कर लेना, इनको कंप्लीट करने दीजिए। ओके सुनील जी बोलिए। सुनील जी गो अहेड, बोलिए आप सुनील जी। देखिए ब्रजेश जी, इनको तकलीफ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुफ्त में कुछ बांटे तो उसे आप रेवड़ी नहीं कह सकते, उसको आप प्रसाद कहिए। दूसरा कोई दल जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके जी अगर गरीब की मदद कर रहा है, किसान की मदद कर रहा है, कमजोर की मदद कर रहा है, बीमार की मदद कर रहा है, नौजवान को शिक्षा दे रहा है या भारत के अच्छे भविष्य पर काम कर रहा है, तो वो इनको रेवड़ी लगती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो सामने लाए हैं प्रधानमंत्री जी खुद अपने बयान से। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बोल लें फिर मैं आपको प्रश्न देता हूं। ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी से बेहद डरी हुई है बीजेपी, क्योंकि आम आदमी की पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो पब्लिक को बहुत अच्छी लग रही है। इनको चाहे कितनी भी मिर्च लगे, पब्लिक को बहुत अच्छी लग रही है।
बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी है कि जितना हो सके, जहां जहां से हो सके लूट लो। आप अभी कह रहे थे कि सैलरी पर कितना टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद जो बचता है वो बाजार में जाके खर्च करते हैं, उस पर टैक्स देना पड़ता है, सांस लेने तक। नहीं, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे वैभव जी कि इसकी कोई सीमा और पात्रता, जो बात अब मनीष सिंघवी जी ने भी कही, इंपॉर्टेंट बात। मैं सीमा भी आपको अभी बता देता हूँ। इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है तरक्की के लिए इस देश के लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर कोई पार्टी उसके ऊपर खर्च करती है और उनको इनेबल बनाती है तो फ्रीबीज नहीं होती है। फ्रीबीज वो होता है जो ये 5 किलो राशन के थैले पर इतनी बड़ी बड़ी फोटो मुस्कुराती हुई उन लोगों की लगाई है जिन्होंने सिवाय बेरोजगारी, सिवाय बर्बादी के 5 साल कुछ नहीं दिया। ये फ्रीबीज है। क्या आप किसी को जिंदगी भर भूखा रखो और उसको मरने से बचाने के लिए थोड़ा सा राशन भेज दो घर पर? ये फ्रीबीज है। आपने युवाओं से नौकरी आलोक जी नो ठेके पर डाल दिया, युवाओं से नौकरी छीन ली, ठेके पे डाल दिया। किसान से आपने उसकी खेती छीनने के लिए बिल ले आए, जवानों से आपने नौकरी छीन के जवानों को पैसे पे ले आए, उसके बाद व्यापारी से आपने जेब लगा के उसका व्यापार छीन दिया, नोटबंदी ले आए, युवाओं से आपने पढ़ाई छीन दी, बुजुर्गों की जमा पर ब्याज छीन लिया और उसके बदले में आप सप्लाई क्या करते हैं? आप सबके व्हाट्सएप पे सप्लाई भेजते हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे हिंदू तुम्हारी वजह से खतरे में है, तुमने सबका सब कुछ छीन लिया, इसलिए लोग खतरे में हैं। उद्योगपतियों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जनता की बुराई की कीमत पर नहीं। सेटिंगबाजी हमारी नहीं उनके साथ। उद्योगों को आगे बढ़ाया करिए। मतलब आप सब कुछ लूट रहे हो, फिर भी आपकी सरकार घाटे में। इसका मतलब आप लोग दीमक की तरह देश को चाट रहे हो। आप देश को कोई खा रहा है और उस खाने वाले से आपकी सेटिंग बनी हुई है। आप सब कुछ दे रहे हैं फिर भी हम फायदे में। इसका मतलब हम काबिल और ईमानदार लोग हैं। आपकी एंटायर पॉलिटिक्स हमारी आईआईटी के आगे ठहर नहीं रही है। आपकी एंटायर पॉलिटिक्स फेल है। आपकी एंटायर पॉलिटिक्स अडानी जी को फायदा पहुंचाने की है। यहाँ आईआईटी वाला आदमी गरीब के बच्चे को भी आईआईटी भेजने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री के दो बैंक लूट लूट के विदेश भाग गए। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है कि एक आदमी को पकड़ के ले आए। जनता को भाषण पिला रहे हैं। इसके बजाय अच्छा होता है कि मुफ्त का पानी पिलाते, मुफ्त का राशन बेचते, पढ़ाई देते। आज तक मैंने प्रधानमंत्री जी के मुंह से या भाजपाइयों के मुंह से, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने इनके मुंह से इलाज की बात नहीं सुनी। ये करोड़ तक में बिस्तर नहीं दे पाए। तमाम देश के लोगों ने दिल्ली में आकर अपना इलाज करवाया और हम सबको देते भी रहे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इनको ये बड़ा डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की ये पॉलिटिक्स चल गई, हमने लोगों को अगर पढ़ा लिखा दिया तो ये जाएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब लोगों को आप व्हाट्सएप पर हिंदू खतरे में वाली सप्लाई भेजकर ज्यादा बहका नहीं सकते। बिजली में आपकी सेटिंग है, कोयला आप जो है सेटिंग करके खरीद रहे हो, कोयला महंगा आप खरीद रहे हो, आप पेट्रोल महंगा खरीद रहे हो, डीजल महंगा खरीद रहे हो, गैस पे आपने सब्सिडी बंद कर दी। आप युवाओं को यानी जवानों को भी आपको ठेके पे भर्ती करना है। देश को काहे बर्बाद करने में लगे हो भाई? काहे के लिए देश को बर्बाद करने में लगे हो? आपने देश के लिए हमारी सेना को आपने देश के लिए क्या कसम खाई है? विकास की कसम खाई है, सुपारी ले रखी है, सेटिंगबाजी कर रखी है आप लोगों के साथ में। सारा पैसा हमारी जेब से निकल के वो अडानी जी के पास चला जाता है। क्या कारण है कि तुम्हारी सरकार घाटे में? क्या कारण है कि जनता का व्यापार खत्म हो जा रहा है और एक तो उद्योगपतियों की फायदा बढ़ती जा रही है? क्या कारण है? एक एक करके वन बाय वन। वैभव जी थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। उमाशंकर पांडे, क्या इसकी कोई सीमा और पात्रता निर्धारित होनी चाहिए? आप दोनों का शुक्रिया। रुक जाइए उमाशंकर पांडे, सीमा और पात्रता निर्धारित होनी चाहिए। देखिए, सीमा और पात्रता ब्रजेश जी वही है कि जिसकी जो आवश्यकता है और वो उस आवश्यकता को स्वयं में पूरा नहीं कर सकता तो सरकार की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेलफेयर ऑफ स्टेट का ये तकाजा है कि उसको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। और कांग्रेस ने यही किया अपनी सरकारों में। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लायक था वो गया, बाकी के लिए हमने आईआईटी भी बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज भी बनाया, हमने तमाम बेसिक और से लेके हायर एजुकेशन तक के संस्थान बनाए, ब्लॉक लेवल से लेके न्याय पंचायत स्तर तक हमने अस्पताल बनाए। ये सब हमने किया, लेकिन जिसकी जो जरूरत नहीं थी हमने वो नहीं दिया। आज क्या चल रहा है? एक जन है जुमला जीवी हैं, वो 15 लाख जैसे जुमला फेंक देंगे और दूसरे हैं उनको क्या हो गया आप लोग? अरे क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया?
कि 85 रुपया गायब हो जाता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी कांग्रेस के दम पर राज्यसभा गए थे। आप सुनिए, चिल्लाइए नहीं। ये चप्पल वाले को जहाज में बिठाने का झांसा किसने दिया था? माननीय झांसा राम ने इस देश के चप्पल वाले को जहाज में बिठाने का झांसा दिया था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया था। जिन्होंने 35 साल खुद मुफ्त खाया है। सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। हाँ, बोलो। प्रधानमंत्री के बारे में वो कह रहे थे 35 साल हमने भिक्षा मांग के खाया है। जो खुद 35 साल मुफ्त खोरी किया हो, वो गरीब जरूरतमंद लोगों के जेब से उनका निवाला क्यों छीनना चाहता है? मेहुल चौकसी की जेब में क्यों डालना चाहता है? नीरव भैया की जेब में क्यों डालना चाहता है? विजय माल्या जी को क्यों समर्पित अरे बताइए ना, अडानी और अंबानी को ही पूरा देश देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों? अच्छा, एक सेकंड भाई, पांडे जी सेंसिबल बात करते हैं ना। एक सेकंड, दोनों लोग शांत हो जाओ, दोनों लोग शांत हो जाओ, दोनों लोग शांत हो जाओ, दोनों लोग शांत। थोड़ी सेंसिबल बातचीत करें ना, बहुत कीमती वक्त है। अपनी बात तथ्यात्मक रूप से रखो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। महंगाई की मार करके लूट रहे हैं और मेहुल भैया की जेब में डाल रहे हैं, अडानी भैया की जेब में डाल रहे हैं, अंबानी भैया के चरणों में गिर के उनकी जेब में डाल रहे हैं। और वो जैसा वो उनका कोऑपरेटिव बैंक डकैती चल रही है इस देश में। अगर गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। और देश का 10,45,000 करोड़ चंद उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया। खुद के लिए 20-16 थैंक यू, शुक्रिया अमिताभ भूषण जी। थैंक यू अमिताभ जी को लाया जाए स्क्रीन पे। अमिताभ जी, कोई सीमा और पात्रता तो निर्धारित होनी चाहिए ना, ताकि अर्थव्यवस्था भी ठीक चले और इनको वोट भी मिलते रहे, जो लोग भी अपना अपना करें, इनका भी धंधा चलता रहे, अर्थव्यवस्था भी ठीक चले, देश का विकास भी हो। एक तरफा तो नहीं होनी चाहिए चीजें ना। जी निश्चित तौर पर, लेकिन ब्रजेश जी, पात्रता और सीमा तब निर्धारित होगी जब नियत और नीति दोनों वाजिब हो। भूलना नहीं चाहिए पीछे की एक घटना है। उत्तर प्रदेश में एक नमक वाली अम्मा बहुत चर्चित हो गई थी। देश के एक बड़े पंत प्रधान ने कहा कि नमक वाली अम्मा ने कहा कि फलाने का नमक खाया है, नमक खा के और फिर वोट तो उन्हीं को ही देंगे। तो जब आपकी नीति और नियत में मसला होता है कि अम्मा को नमक खिलाएंगे, उनका उनके पूरे खानदान का वोट पाएंगे, तो फिर आप कैसे पात्रता और सीमा निर्धारित करेंगे? यह देश की सियासत का नंगा सच है, पर यही है। और इस बात पर तमाम सियासी दलों के लिए मैं एक बात कहूंगा। हमारे यहाँ की एक लोकोक्ति है ब्रजेश जी कि चलनी हसलन सूप के जिनका में अपने सहस्तर गो छेद। तो चलनी और सूप का ये झगड़ा चल रहा है सियासत में कि तुम फ्री वेजेस, तुम फ्री वेजेस। जी 72 छेद होते हैं चलनी में। जी हाँ बोले। 72 छेद, जी माफ करिएगा, 72 छेद। नहीं, अपन तो 72 छेद वाली स्थिति है। और इसी बात को ब्रजेश जी मानस में बहुत अच्छा लंका के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कोबर छोट कहत अपराधी। तो राजनीति में मुफ्त खोरी की योजना घोषित करने वाले में कौन बड़ा कौन छोटा यह तय करना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट मनीष सिंघवी जी, मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई खतरा भी ना आए देश की अर्थव्यवस्था पे और आम लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी मिलती रहे, डेवलपमेंट भी होता रहे। और ये जो जिनको नागरिकों को इन्होंने वोटर बना दिया है, सब पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई एक नहीं, सब ने, तो वापस नागरिक बनाया जाए। कुछ बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है, इसके भी जवाब ढूंढने पड़ेंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं। आज़ाद जब हम लोग हुए तो हम लोग, हमारे पास सिर्फ 2 तरह का वर्ग था। एक मुट्ठी वर्ग लोग थे जो संपन्न थे और एक मेजॉरिटी जनता थी जो गरीब थी। आज़ादी के बाद धीरे 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 एक बड़ा सा मिडिल क्लास तैयार हुआ। तो मिडिल क्लास कहीं हम बाहर से आयात कर लेकर नहीं आए थे, वही जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे वही धीरे धीरे मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से इस देश में क्या हुआ कि मिडिल क्लास की जो एक्सपेंशन हो रहा था वो रुक गया और बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास से वापस लोअर क्लास की तरफ जाने लगे, यानी फिर खाई बढ़ने लगी। इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो हम बार बार पात्रता और सीमा की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी तय करना होगा कि क्या हमें देना है लोगों को।
मैंने कहा नहीं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो हमको देनी है लोगों को। वो हमें कहते हैं ना कि एक जो मानव है उसको संसाधन कैसे बनाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं मानव को संसाधन बनाएंगे जब वो शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा और स्वस्थ होगा। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण ये हमें उसे देने हैं। तो एक मेजॉरिटी, भाई आप बेहतर इंस्टीट्यूट रखिए, जिसके पास पैसा होगा वो वहां चला जाएगा, लेकिन एक मेजॉरिटी आदमी अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास वो नहीं है। हमारे IIMs भी बहुत महंगे हैं, हमारे IITs भी बहुत महंगे हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूलिंग कितनी महंगी है, बहुत महंगी है। क्लास 5-6 में अगर आप बच्चे का एडमिशन कराएं लखनऊ में 4-5 हजार रुपए फीस लगती है महीने की। तो सवाल इस बात का है कि एक मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसके लिए। दूसरी बात ये, जहां पर बार बार ये अर्थव्यवस्था पर लोड की बात आती है, तो एक जवाबदेही ये भी तय हो कि इतना टैक्स देने के बाद भी वो पैसा जा कहां रहा है। मैं तो बार बार ये सवाल खड़ा करता हूं कि 50% से ऊपर टैक्स हम दे रहे हैं, और जो बार बार होता है ना कि साहब इनकम टैक्स हमारे क्या सिर्फ 4% लोग देते हैं, तो वो इस बात को जान ले कि हर आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी टैक्स देता है, क्योंकि वो साबुन की बट्टी खरीदता है, वो कहीं ना कहीं ऑटो टेम्पो में बैठकर जाता है, तो उस डीजल के में भी उसका टैक्स शामिल है। तो यहां कोई टैक्स से बचा नहीं है। तो ये जो बार बार भ्रमित करने की साजिश होती है ना, भाई साहब, सवाल इस बात का कि 4% लोग टैक्स सिर्फ इसलिए देते हैं, 4-5% लोग, क्योंकि 5% का मतलब हुआ एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5-5-25 एक हाउस होल्ड की बात आप करेंगे ना। आपके घर में आप कमा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, मैं अपने घर में कमा रहा हूं, मैं टैक्स दे रहा हूं, तो घर की बात आप करेंगे ना। तो यहां पर एक मेजॉरिटी जनसंख्या अपने आप उसके ब्रजेश जी, लखनऊ शहर की बात कर लीजिए आप, जो बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान खुले हुए हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, MSMEs तमाम खुले हुए हैं, एक मेजॉरिटी आदमी की तनख्वाह 12 से 15 हजार रुपए के बीच में है। एक मेजॉरिटी आदमी की तनख्वाह 12-15 हजार की। मेरे दोस्त हैं जिनका 50-50 करोड़ का काम है, 20-20 करोड़ का काम है, उनके कहा जो मैक्सिमम ऑफिसेज में लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ रिजॉर्ट्स में काम कर रहे हैं, 12,000, 14,000, 15,000, 18, 20,000 भी हुआ तो 2,40,000 ही तो हुआ। तो आप सरकार ने अपने आप टैक्स से छूट दे रखी है उनको। वो कोई बचा नहीं रहा है। बचाने वाले जो लोग, उनको सरकार को पता है कि कौन बचा रहा है। तो ये भ्रमित करने की कोशिश ना की जाए। पर्याप्त टैक्स आ रहा है, सिर्फ ये तय हो कि वो टैक्स इस्तेमाल कहां हो रहा है। तो समय पात्रता तय करिए, और ये जो रेवड़ी का ये बुलबुला फोड़ा ना जाए दूसरों के सर पर। आपके हाथ में सत्ता दी गई, 14 में दी गई थी, 22 आ गई, 8 साल हो गए। ये दूसरी फुल मेजॉरिटी की सरकार है, और ये 150 लोगों की सरकार नहीं है कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे और आप फोड़ते रहेंगे बुलबुला इधर उधर। इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, आलोक जी 20 सेकंड। मेहुल भैया के पास चला गया पूरा पैसा। अब उनकी बारी, उनको बोल लेने दो। दो बातें कही गई, या ब्रजेश जी, 2 बातें यहाँ पे कही गई, गंभीर बातें कही गई है, उसका जवाब देना आवश्यक है, क्योंकि भ्रम फैलता है। कहा गया कि आप महंगा कोयला खरीद रहे हैं। ब्रजेश जी, आपको मालूम है हमारे ओपन माइनिंग है, बरसात में कदालों में पानी भर जाता है, कोयला नहीं निकाल सकते हैं आप। तो क्या हम देश के कल कारखाने बंद कर दे, बिजली घर बंद कर दे? कहा गया आप महंगा, पहली बार पानी भरा है माइंस में, एक एक करके 1 बाय 1। अडानी भैया ने कह दिया कि बारी बारी रुक जाओ, बारी बारी देश जाए भाड़ में। अडानी भैया का आदेश है तो मोदी भैया विपक्ष का धन्यवाद, बहुत ही गैर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।